हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर और साथ ही साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, हाँ, और स्कूल भी जा रहे होंगे। बेटा, आज इस वीडियो के दौरान हम हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का गद्य खंड का पहला चैप्टर करने जा रहे हैं। यूं तो पाठ 10 है, लेकिन गद्य खंड का पहला चैप्टर है। नाम है नेताजी का चश्मा। यस, लिखा है स्वयं प्रकाश जी ने। और इस पाठ के दौरान हम देखेंगे कि नेताजी और अन्य जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने किस तरह से अपने रक्त की अंतिम बूंद तक, अपने लहू की अंतिम बूंद तक मां भारती को स्वतंत्र कराने में न्यौछावर कर दी। साथ ही साथ हम देखेंगे सबसे पहले लेखक स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे, जानेंगे उनके बारे में। तो आइए चलते हैं लेखक स्वयं प्रकाश जी के जीवन परिचय पर। स्वागत है आपका। स्वयं प्रकाश जी, स्वागत है आपका। देखिए, आप देख सकते हैं स्वयं प्रकाश जी को, जिन्होंने पाठ लिखा है नेताजी का चश्मा। और एक बात बता दूं बेटा, जो भी इस चैप्टर, ये जो कंप्लीट चैप्टर रिवीजन आज हम करने वाले हैं, हर एक पाठ को, हर एक कविता को, कविता के नाम के साथ ही कवि का नाम याद जरूर रखा करो। जैसे मान लीजिए आप से मैं कहूं पाठ 10, आप कहेंगे नेताजी का चश्मा, लेखक स्वयं प्रकाश, तो आप किस तरह से करें? नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश, ठीक है। सूरदास पद, उद्धव तमुह अति बड़भागी, सूरदास। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तुलसीदास। पायनि नुपुरु मंज बजे, देव। तो पाठ के नाम के साथ ही कवि और लेखक का नाम भी याद रखा करो। जब कभी भी हम उत्तर लिखते हैं परीक्षाओं में या जो भी क्लास का टेस्ट होता है उसमें, तो मान लीजिए बहुत सारी पंक्तियों का कभी कभी भाव स्पष्ट कीजिए या अर्थ स्पष्ट कीजिए, प्रश्न आते हैं ना, तो उसमें यदि आप अर्थ या भाव स्पष्ट करने के साथ साथ कैसे लिख देंगे? हम क्या लिखते हैं? प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि। अब यदि वहां कवि की जगह आप लेखक या कवि का नाम लिख देंगे ना, अरे चेकर तो खुश हो जाएगा, कहेंगे बच्चे बड़ा अच्छा पढ़ रहे हैं। तो जो भी पाठ हम पढ़ेंगे उसके साथ ही उनके लेखक या कवि का नाम भी याद रखने की कोशिश कीजिए, ताकि अलग से आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि लेखक कौन है, कवि कौन है, ओ नहीं हो रहा याद, फिर एक अलग से चार्ट बनाते रहना होगा आपको, ठीक है। तो पाठ के नाम के साथ ही कवि या लेखक का नाम। तो गद्य खंड का पहला चैप्टर है, पाठ 10 है, नेताजी का चश्मा, लिखा है स्वयं प्रकाश जी ने। आइए जीवन परिचय पर हम देखते हैं कि कवि का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, रचनाएं क्या हैं, उपलब्धियां क्या हैं, ठीक है। स्वयं प्रकाश जी, इनका जन्म सन 1947 में इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई कर एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल वे स्वैच्छिक सेवानिवृत्त के बाद भोपाल में रहते हैं और वसुधा संपादन से जुड़े हैं, ठीक है। इस तरह से ये लेखक के जन्म और उसके बारे में है, रचनाएं के बारे में। साथ ही साथ प्रमुख कार्य देखते हैं। कहानी संग्रह सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान। उपन्यास बीच में विनय और ईंधन। अर्थात इन्होंने ना केवल कहानी ही लिखी है बल्कि उपन्यास की रचना भी की है। समझ आया? तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्वयं प्रकाश जी द्वारा रचित पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखिए, अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में देखिए, एक चौराहा नजर आ रहा है, नेताजी की मूर्ति है, एक व्यक्ति है जो उम्र से काफी बड़े लगते हैं। और यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इनका एक पैर तो दिखाई दे रहा है लेकिन एक पैर नहीं है, अर्थात ये विकलांग हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप देखिए कि जब भी सुभाष चंद्र जी के बारे में बात की जाती है तो एक छवि हमारे मस्तिष्क में आ जाती है ना, माइंड में एक इमेज आ जाती है। किसी का नाम भी लेते हैं, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल आ गई है, महात्मा गांधी जी छवि आ गई है, स्वामी विवेकानंद आ गई है, ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ये आ गई है। तो जो भी हम नाम लेते हैं, जिससे हम परिचित होते हैं, जो प्रसिद्ध हैं, जो महान हैं, उनकी छवि हमारे मस्तिष्क में अंकित हो जाती है, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति एक चौराहे पर लगी हुई है, ठीक है। मूर्ति तो है लेकिन मूर्ति पर चश्मा नहीं है, जबकि जहां कहीं भी हमने देखा है कि सुभाष चंद्र जी की मूर्ति हो या कोई तस्वीर हो, उनका चश्मा अवश्य रहता है। ध्यान दिया है आपने कभी कि वे रहते हैं हमेशा वर्दी में? आप देखिए यहाँ पर
वर्दी में उनका हमेशा फोटो रहता है या तस्वीर रहती है, बहुत एकदम सिंसियरिटी के साथ चश्मा अवश्य होता है। लेकिन पाठ में जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि मूर्ति है, चौराहे पर एक मूर्ति लगी है लेकिन उसमें चश्मा नहीं है। अब चश्मा क्यों नहीं है? कहानी है एक गांव की, गांव से थोड़ा सा बड़ा अर्थात कस्बा, शहर से छोटा कस्बा। अब कस्बा किसे कहते हैं? जो गांव से थोड़ा सा विकसित हो लेकिन शहर से थोड़ा सा छोटा हो, ठीक है। तो एक कस्बे में चौराहे पर नेताजी की मूर्ति लगी है। हालदार साहब हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं वो ध्यान रखिएगा। एक हैं हालदार साहब जो वहां से गुजरते हैं उसी चौराहे से, ठीक है। एक है पान वाला जिसकी पान की दुकान मेन चौराहे पर है, मुख्य चौराहे पर, ठीक है। हालदार साहब, पान वाला, ठीक है। और एक है कैप्टन। कैप्टन नाम सुनते ही क्या लग रहा है आपको? कैप्टन मीन्स अच्छे खासे कोई वर्दी में, या फिर आजाद हिंद फौज का सिपाही, या फिर कोई भारतीय स्वतंत्रता सेनानी या फौजी, इस तरह से एक इमेज आ रही है। लेकिन नहीं, कैप्टन कहते हैं चश्मे वाले को जो कंधे पर रखकर बांस में टांगकर अपने चश्मे बेचते हैं, ठीक है, उनको कैप्टन कहते हैं। हालदार साहब, पान वाला, कैप्टन और साथ ही साथ हालदार साहब का ड्राइवर, 4। और अंत में हम देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चों का भी जिक्र हुआ है। तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि 5 कैरेक्टर्स या 5 चरित्र हैं इस पाठ में। कहानी बेटा शुरू होती है कि हालदार साहब कस्बे से गुजरते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, अपने कार्य हेतु जाते हैं वहां से। तो अचानक उनकी एक बार नजर पड़ती है नेताजी की मूर्ति पर, और जब मूर्ति पर वो देखते हैं कि अरे मूर्ति पर तो चश्मा ही नहीं है, क्यों नहीं है, क्या हुआ होगा। सोचने लगे कि क्या मूर्तिकार मूर्ति बनाते समय चश्मा बनाना भूल गया? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। तो क्या हुआ होगा? क्या बजट कम पड़ गया होगा? उसको जो धनराशि दी गई होगी उसमें वो चश्मा नहीं बना पाया, या फिर समय का अभाव था। किसी ने कहा होगा कि इतने दिनों में मूर्ति बन जानी चाहिए और उसने बना दी लेकिन चश्मा बनाना भूल गया। क्या कारण हो सकता है चश्मा ना होने का? क्योंकि नेताजी बिना चश्मे के नहीं दिखाई देते हैं। चाहे वही मैंने कहा ना कि या तो हम कहीं मूर्ति देखें या उनकी तस्वीर देखें, कहीं भी देखें नेताजी की आंखों पर चश्मा तो रहता ही है। अब एक बार क्या हुआ, हालदार साहब का काम था वहां से हफ्ते 15 दिन में वहां से निकलना है, मतलब महीने में 2 बार 15 दिन 20 दिन में वहां से निकलना होता था। एक दिन क्या हुआ बेटा, कहानी को अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। एक दिन हालदार साहब वहां से निकलकर जा रहे थे, उन्होंने देखा मूर्ति पर ओरिजिनल चश्मा। सोचने लगे मूर्ति पत्थर की, चश्मा रियल, ये कैसे हुआ। पान खाने रुकते थे, पान वाली की दुकान थी। पान वाला कैसा था बता देती हूँ, अच्छा मोटा सा तोंदू था, ठीक है, और उसकी दुकान में ही नहीं मुंह में भी पान ठुसा ही रहता था। बिल्कुल यही लिखा है लेखक स्वयं प्रकाश जी ने कि उसकी दुकान में भी नहीं मुंह में भी पान ठुसा रहता था, और जब वो हंसता था तो उसकी लाल काली बत्ती सी खिल उठती थी, साथ ही साथ उसकी तोंद थिरकने लगती थी। अब वे आते हैं उसके पास, कौन? हालदार साहब। किसके पास? पान वाले के पास। पान खाते हैं, साथ ही साथ उससे पूछते हैं कि भाई अभी तक तो मूर्ति पर चश्मा नहीं था, ये चश्मा किसने लगाया? तो वो बोला ऐसा ही टाइम पास करते हुए, कैप्टन है एक, उसने लगा दिया। अब जब कैप्टन शब्द सुना तो हालदार साहब को लगा कोई कैप्टन मीन्स कोई सिपाही होगा या नेताजी का कोई साथी रहा होगा, आजाद हिंद फौज का कोई सिपाही रहा होगा। इस तरह की छवि उनके मस्तिष्क में उभर आई। तो वे पूछते हैं पान वाले से कि अच्छा कैप्टन क्या कोई सिपाही है या नेताजी का साथी? तो पता है पान वाले ने क्या जवाब दिया? बोले सिपाही वो पागल है, पागल, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। अब इस तरह से जब हालदार साहब ने पान वाले की ये बात सुनी कि एक इस तरह के व्यक्ति का या देशभक्त का मजाक उड़ाना क्या अच्छी बात है, हालदार साहब को उसकी इस तरह की प्रतिक्रिया अच्छी नहीं लगी। बेटा हमेशा बच्चे पूछते हैं, आप लोग ही पूछते हैं कि मैडम जैसे रिएक्शन को हम हिंदी में क्या कहेंगे? क्रिया और एक्शन और रिएक्शन, तो क्रिया और प्रतिक्रिया याद रखिएगा। तो हालदार साहब को अच्छा नहीं लगा कि इसने इस तरह से क्यों बर्ताव किया। तो बोले क्या हुआ? बोले देखिए साहब, मैं कैप्टन के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता, यदि आपको कुछ ज्यादा बात करनी है तो बुला लीजिए समाचार वालों को या और किसी से पूछ लीजिए, मुझे अपना काम करना है। ओके, हालदार साहब ने कहा।
चूंकि वो तो 15-20 दिन में एक बार यहां से गुजरते थे, फिर आए तो फिर दूसरा चश्मा, कभी चौड़े फ्रेम वाला तो कभी गोल फ्रेम वाला तो कभी छोटे फ्रेम वाला तो कभी फ्रेमलेस चश्मा। अब उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों? बोले कि देखिए साहब, एक बार और सुन लीजिए। ऐसा होता है कि वो बेचता है चश्मे, ठीक है। अब चूंकि कैप्टन कहा था तो अचानक से एक बुजुर्ग सा व्यक्ति, उम्र लगभग 50-60 वर्ष, और वो अपने एक हाथ में संदूकची समझते हैं, छोटा सूटकेस, ठीक है, वो रखता था और बांस पर टिका कर रखता था चश्मे। जैसे यदि आपने फेरी वाले देखे हो, देखिए ना बेटा फेरी वाले किस तरह से बेचते हैं अपना सामान, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आप चित्र में भी देख सकते हैं कि इस तरह से बांस पर वो चश्मे बेचता था। अब हम इस तरह से कुछ चश्मे बना देते हैं, कभी गोल फ्रेम वाला तो कभी चौकोर फ्रेम वाला तो कभी इस तरह का फ्रेम वाला, बहुत तरह तरह के वो चश्मे बेचता था और धंधा करता था अपना। तो जब उन्होंने देखा हवलदार साहब ने कि एक लंगड़ा सा व्यक्ति, एक बुजुर्ग व्यक्ति हाथ में संदूक लिए हुए और कंधे पर चश्मे बेचते हुए आ रहा है, चश्मे ले लो, फेरी लगा रहा है, हवलदार साहब को बड़ा दुख हुआ कि जो पान वाला है उसने इस तरह से परिचय क्यों दिया चश्मे वाले का, ये तो कितना बुजुर्ग सा व्यक्ति लग रहा है। और उसने क्या कहा, लंगड़ा है लंगड़ा, पागल है पागल, वो क्या जाएगा फौज में। तो इस तरह से उनको किसी देशभक्त का मजाक उड़ाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने सोचा कि चलो अब क्या कर सकते हैं, दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं ना बेटे। जैसे कहते हैं ना, उदाहरण हमने कई बार सुना है कि हमारे हाथ की उंगलियां भी बराबर नहीं होती हैं, तो फिर लोगों का विचार, लोगों की सोच, लोगों के गुण और अवगुण एक से कैसे हो सकते हैं। तो यही हुआ, उन्होंने चलो सुनकर ठीक है, होगा जो भी, लेकिन उनके मन में कैप्टन अर्थात चश्मे वाला, याद रखना कैप्टन कोई देशभक्त या सेनानी या सिपाही नहीं है, कैप्टन कहा गया है चश्मे वाले को। क्लियर? अब वो वहां से चले जाते हैं और कुछ समय बाद क्या होता है कि फिर वो वहां से गुजर रहे होते हैं और अचानक से देखते हैं कि मूर्ति पर अब कोई चश्मा नहीं है। जब भी वो जाते थे चश्मा रहता था और चेंज हो जाता था। पान वाले ने ये बताया था कि जब भी कोई ग्राहक आता है और नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा देखता है तो उसको पसंद आ जाता है, चश्मा वाला उसको बेच देता है, फिर वो दूसरा लगा देता है, इसलिए चेंज होते हैं, प्लीज आप ज्यादा मत पूछिए। इस तरह से उसने कह दिया हवलदार साहब से। तो हवलदार साहब ने भी फिर उससे अधिक प्रश्न करना उचित नहीं समझा। ठीक है, अब कुछ दिनों बाद जब हवलदार साहब वहां से गुजरे तो उन्होंने देखा मूर्ति पर कोई सा भी चश्मा नहीं था। अब उन्होंने कहा अब तो मुझे पान वाले से पूछना होगी बात कि आखिर क्या हुआ, अब मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है, जबकि उनको पान वाले का व्यवहार अच्छा नहीं लगा था। लेकिन फिर भी चूंकि वे चश्मे वाले अर्थात कैप्टन के बारे में जानना चाहते थे, इसलिए पान वाले के पास गए और पूछा, हेलो भाई साहब, क्या आप बता सकते हैं कि मूर्ति पर आज कोई सा भी चश्मा नहीं है, क्यों? अब यहाँ पर पान वाले का जिक्र हुआ है कि पान वाले का जब चरित्र चित्रण आपसे पूछा जाएगा प्रश्न में कि पान वाले का चरित्र चित्रण लिखिए, तो आप क्या कहेंगे? पान वाला एक खुश मिजाज मोटा सा व्यक्ति था, काला मोटा व्यक्ति था। उसकी दुकान में ही नहीं, मुंह में भी पान ठुसा रहता था। जब वह हंसता था तो उसकी लाल और काली बत्ती से खिल उठती थी, उसकी तोन थिरकती थी क्योंकि मोटा था। लेकिन अब क्या हुआ, जब हवलदार साहब ने उससे पूछा कि आज मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है, तो अपनी धोती से आंखों को पोंछते हुए बोला, साहब कैप्टन चश्मे वाला नहीं रहा, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई है। हवलदार साहब ये सुनकर बहुत भावुक हो गए, इमोशनल हो गए और उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि अब मुझे इस चौराहे पर नहीं रुकना है, मैं यहाँ पर पान नहीं खाऊंगा, क्योंकि उन्हें बहुत दुख हुआ जब उन्होंने कैप्टन अर्थात चश्मे वाले की मृत्यु का समाचार सुना, तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने अपने ड्राइवर से कह दिया कि अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि कुछ दिनों बाद जब हवलदार साहब वहां से गुजर रहे होते हैं और अचानक से गाड़ी तो अपनी स्पीड में थी, अचानक से कहते रोको 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 रोको। ड्राइवर समझ ही नहीं पाता, ड्राइवर ब्रेक लगाने ही वाला था कि हवलदार साहब जंप करके कूद गए और जाते हैं मूर्ति के सामने और सावधान की पोजीशन में खड़े होकर सैल्यूट करते हैं, वंदे मातरम,
मन ही मन भावुक भी हो जाते हैं और एक गर्व महसूस करते हैं, प्राउड फील करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पता है क्या देखा कि मूर्ति पर कोई रियल चश्मा नहीं था, कोई ओरिजिनल चश्मा नहीं था। चश्मा था लेकिन सरकंडे से बना हुआ। अब सरकंडा क्या होता है? जैसे कि बांस, या आपने देखा है मक्के के पेड़ देखे हैं बेटा? मक्के के पेड़, तो बांस या मक्के के पेड़ों की जो स्ट्रिप्स रहती हैं, पिंचेस रहती हैं, उनके चश्मे बनाए जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे खेलते खेलते इस तरह के चश्मे बना लेते हैं। हमने बचपन में ऐसा किया है, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। पता है हम लोग जो ये गाड़ी रहती है, बैलगाड़ी या जीप या पुलिस की गाड़ी, खूब खेलते थे बना बना कर, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि सरकंडे से बना हुआ चश्मा मूर्ति पर लगा है। उन्हें बहुत गर्व महसूस हुआ। मूर्ति के सामने सावधान की स्थिति में खड़े होते हैं और सोचते हैं, क्योंकि सरकंडे का चश्मा बनाने का काम किसने किया? छोटे छोटे बच्चों ने। तो उन्हें बड़ा गर्व महसूस हुआ कि हमारे देश के, कोई बात नहीं अब कैप्टन तो नहीं रहा है, बच्चे या बड़े ही नहीं, युवा ही नहीं, बल्कि बच्चों के मन में भी देश प्रेम की भावना है और हमारे जो देश का भविष्य है वो सही कंधों पर है। उन्हें बच्चों पर गर्व महसूस हुआ और बहुत अच्छा उनको फील हुआ और कहानी का अंत यहीं हो जाता है। क्लियर हुआ बेटा? चलते हैं हम आगे कि क्या है, पढ़ेंगे हम। तो आपको पता है भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे पहला जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें मुख्य भूमिका किसकी थी? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम अर्थात सन 1857। पता है? खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सुनी है कविता? लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अभी उम्र सिर्फ 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई वह स्वतंत्रता नारी थी। सिखा गई पथ दिखा गई जो हमको सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन 1857। मुख्य भूमिका में थी रानी लक्ष्मीबाई। बचपन का नाम क्या था पता है आपको? मनु। किसके साथ विवाह हुआ था उनका? किसके साथ हुआ था विवाह? गंगाधर राव के साथ। पुत्र का नाम दामोदर राव। ठीक है। तो इस तरह से सिर्फ और सिर्फ 23 वर्ष की उम्र की थी वे, और उन्होंने अंग्रेजों को नाको चने चबा दिए थे। अंग्रेज जो थे ना अफसर बड़े बड़े, वो भी उनकी पीठ पीछे प्रशंसा करते थे, क्योंकि कहते हैं ना कि जब हमारे पास साहस, शक्ति और विनम्रता होती है तो शत्रु भी मजबूर हो जाते हैं प्रशंसा करने के लिए। तो अपने अंदर इन गुणों को अवश्य आपको संभाले रखना है। आइए पढ़ते हैं पाठ को। पाठ्य पुस्तक में भी देखना है और साथ ही साथ बेटा, हाँ, अब आप सोचते होंगे कि मैडम क्यों पढ़ना है, सिर्फ एक्सप्लेन कर दीजिए ना। मैं बताती हूँ, पढ़ना तो सबको आता है। अब आप 10वीं में आ गए तो रीडिंग करना तो आता ही है, लेकिन किसी भी वाक्य को, किसी भी शब्द को किस तरह पढ़ा जाना चाहिए वो महत्वपूर्ण है। मान लीजिए अब मैं, एक सेंटेंस है कि मैं जा रही हूं, मैं कहूं मैं जा रही हूं, सिंपल, मैं जा रही हूं, सेंटेंस तो वही है। मैं जा रही हूं, अरे सेंटेंस तो वही है, लेकिन भाव देखिए आप, तरह तरह के भाव हैं। तो यहां पर जब तक हम अपनी भाषा को हाव भाव के साथ नहीं पढ़ेंगे तब तक हम उसको नहीं समझ पाएंगे कि आखिर चल क्या रहा है कहानी में। तो पढ़ना आता है, अच्छे से पढ़ना सीखने के लिए सुनना पड़ेगा, सुनना चाहिए, और यस आप सुनेंगे। आइए पढ़ते हैं, मेरे साथ साथ पढ़िएगा, सुनिएगा। हालदार साहब को हर 15वें दिन में कंपनी के काम से एक छोटे से कस्बे से गुजरना पड़ता था। उस कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना, 2 ओपन सिनेमा घर तथा एक नगर पालिका थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कितने अच्छे से उन्होंने कहा है कि ये जो काम काज है थोड़ा बहुत कुछ तो करती होगी। क्या करती थी? कभी सड़कें पक्की करवाने का काम, तो कभी शौचालय, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया।
एक बार नगर पालिका के एक उत्साही अधिकारी ने मुख्य बाजार के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। संगमरमर किसे कहते हैं? मार्बल। वेरी गुड। चूंकि बजट ज्यादा नहीं था, इसीलिए मूर्ति बनाने का काम कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के शिक्षक को ही सौंपा गया। मूर्तिकार कहीं से अलग से बुलवाते तो वो अच्छी भारी भरकम रकम लेता। इतना बजट नहीं था, तो जो स्कूल के एक ड्राइंग मास्टर थे उनको ही उन्होंने मूर्ति बनाने का कार्य दे दिया और उन्होंने सहर्ष स्वीकार भी कर लिया। मूर्ति सुंदर बनी थी, बस एक चीज की कमी थी। क्या कमी थी? यस, वेरी नाइस। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। एक सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया। कब पहनाया था? सुना है ना आपने? जब हवलदार साहब आए तो उन्होंने सोचा, वाह भाई, यह भी आइडिया ठीक है। वाह, क्या खूब आइडिया है। मूर्ति पत्थर की पर चश्मा रियल। ये कौन सी बात हुई? क्या हुआ होगा? दूसरी बार जब हवलदार साहब आए तो उन्हें मूर्ति पर तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा नजर आया। तीसरी बार फिर उन्होंने नया चश्मा पाया। इस बार वे पान वाले से पूछ बैठे कि नेताजी का चश्मा हर दम बदल कैसे जाता है भाई? इतना तो बता दो। अपने आप क्या नेताजी चेंज कर लेते हैं कि आज मुझे ये चश्मा नहीं पसंद, दूसरा पहन लेते हैं? क्या हुआ? अब देखिए, पान वाले ने बताया कि यह काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। अब कैप्टन नाम सुनते ही हवलदार साहब को लगा कि अरे वाह, कैप्टन मतलब कोई सिपाही होगा, आजाद हिंद फौज का सिपाही होगा या नेताजी का कोई साथी होगा, फौजी होगा। कैप्टन शब्द सुनते ही हमारे मस्तिष्क में भी ऐसी ही छवि उभरती है ना, तो उन्होंने भी यही सोचा। लेकिन कौन था कैप्टन? बताइए। अभी सुना ना आपने बेटा, मैंने जब एक्सप्लेन किया था। यस, चश्मे वाला। तो इस तरह से उन्होंने ये कहा, पान वाले ने कहा कि कैप्टन है एक चश्मे वाला। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, झांसी की रानी, याद रखिएगा कब हुआ था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम? सन 1857। कितनी वर्ष की आयु में उन्होंने अंग्रेजों को नाकों चने चबा दिए थे। किस तरह से अंग्रेज परेशान हो गए थे, बौखला गए थे कि ये इतनी सी रानी, मतलब कितने खतरनाक तरीके से बौखलाए थे वो कि ये एक लेडी भला हमसे क्या मुकाबला कर पाएगी। लेकिन उस एक लेडी ने ही अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था और वो आज भी अमर है। आज भी हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में हमेशा अमर रहेंगी, क्योंकि ये वीर सिपाही हैं, ये स्वतंत्रता सेनानी हैं, वे कभी मरते नहीं हैं। मरता तो एक साधारण सा व्यक्ति है। साधारण व्यक्ति किसको कहेंगे? साधारण मीन्स अति वाला साधारण, जो सिर्फ खाना खाया, सो गए, फिर खाया, फिर सो गए, गुड फॉर नथिंग लाइक। कि यदि हमें मनुष्य का जीवन मिला है तो कुछ तो हमें करना है ना बेटा। ये भी नहीं सोचना है, कुछ लोग सब किस्मत का रोना रोते रहते हैं, अब किस्मत में यही है, हम क्या करें, इतना ही लिखा है, बाकी भगवान ही जानेगा, चोंच दी है तो चुग भी देगा, बहुत सारी बातें करते हैं। लेकिन एक सही और एक सभ्य व्यक्ति कौन कहलाता है? जिसके पास रोटी, कपड़ा, मकान होने के बावजूद भी वो हमेशा कर्म पथ की ओर अग्रसर रहता है। समझ में आया? अब यहां जब चश्मा देखा, चेंज होते हुए चश्मे देखे, तो क्या कहा उन्होंने? क्या कहा था बताइए? हवलदार साहब को समझते देर ना लगी कि बिना चश्मे वाली मूर्ति कैप्टन को खराब लगती होगी, इसीलिए अपने उपलब्ध फ्रेम में से एक को वह नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता होगा। बिल्कुल सही। जब कोई ग्राहक वैसे ही फ्रेम की मांग करता जैसा मूर्ति पर लगा है, तो वह उसे उतार कर दे देता होगा और दूसरा चश्मा फिर से लगा देता होगा, मूर्ति पर नया फ्रेम लगा देता। ठीक है, क्योंकि मूर्ति बनाने वाला मास्टर चश्मा भूल गया होगा, या फिर चश्मे वाला जो है वो नेताजी का साथी होगा, या फिर आजाद हिंद फौज का सिपाही। यहां पर सुभाष चंद्र बोस जी का नारा क्या था पता है आपको? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। खून दो मतलब खून की बोतल चढ़ानी है कुछ? नो, तुम मातृभूमि के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और आजादी तुम्हें मैं दूंगा। एक कविता थी सुभाष चंद्र बोस जी की, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता हो वह खून नहीं वह पानी है।
जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी, बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, अब बहुत जी चुके हो जग में लेकिन आगे मरना होगा। इस तरह के उत्साह के साथ, जोश के साथ जब क्रांतिकारियों ने भारत के हर एक जन जन में स्वतंत्रता की चिंगारी को जन्म दिया, तो अंततः हुआ क्या था? 15 अगस्त सन 1947 को हमारी भारत भूमि अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गई थी। और आज हम कितने किस्मत वाले हैं कि उनके कारण, उनकी बलिदान के कारण हम सब खुले आसमान के नीचे सांस ले पा रहे हैं। थैंक्स टू हमारे वो उनको स्वतंत्रता सेनानियों को, बलिदानियों को, जिन्होंने स्वयं की परवाह ना करते हुए मां भारती को, मां भारत भूमि को आजाद कराया और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तनिक भी नहीं घबराए। बात करते हैं हम यहीं पर थोड़ी सी हमारे भारतीय फौजियों की, जो सीमा पर तैनात रहते हैं, चाहे कोई सा भी मौसम हो, सर्दी का हो, गर्मी का हो, बरसात का हो, -16 डिग्री तक में जब हम सब घर में सिकुड़ रहे होते हैं, तब भी वे अपने आप को तत्पर रखते हैं हम सब की प्राणों की रक्षा करने के लिए। वो दिन रात जागते हैं ताकि हम चैन से सो सकें। तो बेटा, हमारा फर्ज बनता है कि कम से कम हम अपने अपने कार्य को तो सही से करें, हम अपनी अपनी जिम्मेदारियों को तो सही से निभाएं। हमारे कंधे पर क्या है बताइए? इतनी बड़ी सी जिम्मेदारी तो नहीं है ना कि हमें बॉर्डर पर जाकर तैनात होना होगा। मैं सैल्यूट करती हूं उन सभी भारतीय नौजवानों को जो मां भारती के चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं सैल्यूट करती हूं उनके परिवारों को, मैं धन्यवाद देती हूं उनके परिवार वालों को कि उन्होंने अपने कलेजे के टुकड़ों को, किसी ने अपने सुहाग को, किसी ने अपने पिता को, किसी ने अपने भाई को मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते भेज दिया है। मैं सैल्यूट करती हूं ऐसे देश के नौजवानों को जो स्वयं की परवाह ना करते हुए मां भारती मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। तो उनके प्रति हमें हमेशा श्रद्धा का भाव रखना है। ये नहीं कि क्या हुआ, सबको अपना अपना काम करना है। हर कोई ये जो है ना जज्बा या जुनून मन में उत्पन्न नहीं कर सकता है। जिसके मन में मातृभूमि के प्रति समर्पण की भावना होगी, देश के प्रति श्रद्धा की भावना होगी, वही वहां पर जाएगा, सेना में भर्ती होगा और खड़ा रहेगा तैनात। अपने आप को कुर्बान करने के लिए उन्हें खुद से कोई मोह नहीं रहता, सिर्फ मोह रहता है तो मातृभूमि से, भारत भूमि से। तो अपने मन में बहुत अच्छी भावनाओं को बसाते हुए अपना जीवन व्यतीत करना है, ताकि किसी भी तरह से हमें कोई भी परेशानी का कभी भी सामना ना करना पड़े। हर एक नागरिक यदि जिम्मेदार होगा तो सारे काम अपने आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है। हालदार साहब ने पान वाले से जानना चाहा कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का कोई पूर्व सिपाही। पान वाला बोला कि वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, इसलिए ऐसा करता है। अब इस तरह से कैप्टन अर्थात पान वाले का मजाक उड़ाना, किसके द्वारा मजाक उड़ाया गया बेटा? पान वाले के द्वारा। ठीक है। हालदार साहब को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो सोचने लगे कि यदि कोई एक देशभक्त का, एक सच्चे नागरिक का यदि इस तरह से मजाक बनाएगा तो फिर कौन इस तरह का काम करने के लिए आगे आएगा? कैसे व्यक्ति हैं समाज में? होते हैं कई तरह के व्यक्ति होते हैं, कुछ जो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं कि मुझे मिल गया ना खाने को, अब कोई भूखा रहे या भूखा रहे मुझे उससे क्या, क्योंकि मैंने तो कमा लिया है। कुछ कैसे रहते हैं, नहीं मुझे भी खा लिया है, यदि मैं 4 रोटी का भूखा हूं तो मैं 2 या 2.5 खा लेता हूं, बाकी 2 लोगों में और दे देता हूं। कुछ लोग कैसे होते हैं, हमें क्या करना है, अब किस्मत में नहीं है तो आज ऐसा ही व्यतीत कर लो, क्या करें, रोना रोते रहते हैं। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ दूसरों में कमियां निकालना ही जानते हैं, दूसरों की कमी को वो अपना मतलब शान समझते हैं कमी बताने को। एक और बात बताऊं मैं आपको कि अक्सर व्यक्ति वो काम करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। अर्थात मुश्किल पता है क्या है बेटा?
अपने काम से काम रखना। दुनिया के सबसे मुश्किल कामों से एक मुश्किल काम है अपने काम से काम रखना। और जो व्यक्ति अपने काम से काम रखता है ना, बहुत सारी उसको कटाक्ष, टोंटिंग, व्यंग सुनने भी पड़ते हैं, लेकिन वे व्यक्ति जो अपने काम से काम रखते हैं ना, इन टोंटिंग का या व्यंग का या कटाक्षों का उन पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। बहुत तरह के मैं अपने अनुभवों को भी आपसे शेयर करती हूं, ठीक है। तो जो वही ना कि हम जो कहते हैं वही करते हैं, या जो मैंने किया है वही आपके सामने रखती हूं, ठीक है। तो कुछ इस तरह के व्यक्ति रहते हैं जो दूसरों की सिर्फ और सिर्फ कमियां निकालना चाहते हैं, दूसरों की यहां से वहां चुगली चपाटी करना चाहते हैं। लेकिन वो ये क्यों भूल जाते हैं कि यदि आप किसी से, जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो वो अपने काम की बात नहीं करेंगे, वो किसी तीसरे की कमियों के बारे में बात करेंगे। अरे हाँ ऐसा है वैसा है, कैसे लोग हैं, अपने आप को तो देख लो अपने आप को तो देखो पहले, फिर दूसरों पर उंगलियां उठाओ। ऐसे भी लोग रहते हैं। कुछ इससे उसकी, अरे ये तो बड़ा बड़ा अहंकारी व्यक्ति है, देखो किसी से बात ही नहीं करता। भाई आपके पास टाइम है ना यहाँ वहां की बातें करने के लिए, उसके पास नहीं है, इसलिए वो अपने काम से काम रखता है। बहुत तरह तरह के प्राणी होते हैं। आप जैसे जैसे बड़े होंगे ना, जैसे जैसे आप बाहर निकलेंगे, दुनिया को देखेंगे, आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए प्रीवियस चैप्टर याद है ना आपको, जिसमें हमने देखा था काव्यखंड का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, कि हमें कभी भी अपनी विगत स्मृतियों को याद नहीं करना है। छाया मत छूना में देखा था। साथ ही साथ कन्यादान कविता में माँ ने क्या बताया था कि दुनिया या इसके बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ तुम्हें अपनी परवाह करना है। परवाह करना मतलब अपने आत्मसम्मान को हमेशा बरकरार रखना है। संगतकार में हमने क्या देखा था कि जो सहयोगी रहते हैं, कुछ सहयोगी अपने आप को पीछे रखकर मुख्य गायक या मुख्य जो कैरेक्टर है उसकी सहायता करते हैं, पर्दे के पीछे रहकर भी। और कुछ लोग एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि जो आपके पीठ पीछे बुराई करे या पीठ पीछे निंदा करे हंसकर टाल दीजिए। क्यों पता है? क्योंकि वो आपके पीठ पीछे रहने ही वाले हैं, वो आपसे कभी आगे नहीं निकल सकते, इसलिए तो पीठ पीछे बुराई करते हैं। जो आपकी टांग खींचे, सुना होगा ना लेग पुलिंग कितनी सारी होती है, तो वो आपके नीचे ही रहने वाले हैं, इसलिए वो ये करते हैं। यदि वो वास्तविक रूप में बड़े होते, इस तरह का कार्य कदापि नहीं करते। और एक बात मैं बताना चाहूंगी कि यदि कोई व्यक्ति आपसे आकर कह रहा है कि, मान लो बच्चों की बात करूं, पता है रोहन, सोहन ने तुम्हारे बारे में ये कहा, कितना गंदा लड़का है ना वो, उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए। अब तुम कहोगे अच्छा सोहन ने मेरे बारे में ऐसा कहा, अब देखता हूं। हम आ गए ना कच्चे कान के। नहीं आना है किसी की बातों में। क्यों? हम किसी की कही गई बातों के आधार पर अपने विचारों को क्यों चेंज करें? हमारा अपना अस्तित्व नहीं है क्या? हम खुद का समझ नहीं है क्या? सोच नहीं है क्या? बुद्धि नहीं है क्या? सब कुछ है ना हमारे पास। तो जस्ट थिंक एंड स्टॉप। थोड़ा सा रुकना होगा और सोचना होगा, तब कहीं जाकर निर्णय पर पहुंचना होगा। यदि हम किसी की कई कहाई बातों पर किसी ऐसे व्यक्ति को गलत समझ बैठे तो बाद में पछतावा हमें होगा। बच्चों, किसी की बातों में नहीं आना है जब तक आप अपनी खुली आंखों से और अच्छे बिल्कुल कानों से सुन ना लो, देख ना लो, तब तक किसी की बातों पर भरोसा नहीं करना है। और आपने ये सुना होगा ना, कभी कभी आंखों देखा और अपने कानों सुना भी गलत हो सकता है। तो दूसरों की बातों पर हम क्यों विश्वास करें? क्लियर है? इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। हालदार साहब को एक देशभक्त का मजाक बनते देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्या हुआ? कैप्टन को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने कहा ना ये कैप्टन है जो चश्मा लगा देता है। तो उन्होंने पूछा हवलदार साहब ने कि सैनिक है, लंगड़ा है, लंगड़ा, पागल है, पागल, इसलिए ऐसा करता है। तो इस तरह से उसका कहना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और जब उन्होंने कैप्टन को देखा, कैप्टन अर्थात चश्मे वाला, तो उन्हें आश्चर्य हुआ, चूंकि वह एक बूढ़ा सा, मरियल सा, लंगड़ा सा आदमी था। बुजुर्ग थे, साथ ही साथ विकलांग थे, ठीक है, जिसके सिर पर गांधी टोपी तथा चश्मा था। उसके एक हाथ में छोटी सी संदूकची, छोटी सी अटैची बोलते हैं, सूटकेस, और दूसरे में एक बांस पर टंगे ढेरों चश्मे थे। अर्थात वो फेरी लगाकर चश्मे बेचने वाला था।
वह उसका वास्तविक नाम जानना चाहते थे, परंतु पान वाले ने इससे ज्यादा बताने से मना ही कर दिया कि साहब अब मुझसे कुछ मत पूछिएगा वो कैप्टन के बारे में, मैं नहीं बताना चाहता। तो हवलदार साहब ने कुछ नहीं पूछा। ठीक है, 2 साल के भीतर, भीतर मतलब 2 साल के अंदर, हवलदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कई चश्मे लगते हुए देखे, परिवर्तित हुए, कभी चौड़ा फ्रेम, कभी गोल फ्रेम, कभी लंबा, तो कभी सुंदर सा, छोटा सा, हर तरह के फ्रेम उन्होंने मूर्ति पर लगते देखे। और वे समझते जाते थे कि जैसे ही सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा लगाया जाता है और कोई ग्राहक आ जाता है और उसको चश्मा पसंद आता है तो मूर्ति वाला चश्मा उतार कर दे देता है, फिर मूर्ति पर दूसरा चश्मा फिट कर देता है। ठीक है, इस तरह से चलता जा रहा था। एक बार जब हवलदार साहब कस्बे से गुजरे तो मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। क्यों नहीं था बेटा? पूछने पर पता चला कि कैप्टन मर गया, कैप्टन की मृत्यु हो गई। उन्हें बहुत दुख हुआ। 15 दिन कस्बे से गुजरे तो सोचा कि अब वहां नहीं रुकेंगे। अपने ड्राइवर को भी मना कर दिया था कि अब मैं उस कस्बे पर नहीं रुकूंगा, पान भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि वो हृदय से बहुत द्रवित हुए, आंखें नम हो गई उनकी इस तरह से चश्मे वाले अर्थात कैप्टन की मृत्यु के समाचार सुनकर। पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की ओर देखेंगे भी नहीं। परंतु हुआ क्या था, आदत से मजबूर हवलदार साहब की नजर चौराहे पर आते ही आंखें मूर्ति की ओर उठ गईं। जब वो वहां से गुजरे तो नियमित रूप से देखते थे ना, और उनके मन में श्रद्धा भाव भी था कैप्टन के प्रति, चश्मे वाले के प्रति, तो वो ना चाहते हुए भी उन्होंने मूर्ति की तरफ देख लिया। वे जीप से उतरे और पहले तो ड्राइवर से कहा रोको रोको रोको। ड्राइवर ब्रेक लगा पाता इससे पहले ही वो कूद कर जाकर मूर्ति के पास सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं और मूर्ति के सामने खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना हुआ चश्मा देखा, जो कि छोटा सा था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। यह देखकर हवलदार साहब की आंखें नम हो गईं और गर्व हुआ उन्हें कि ना केवल कैप्टन या ना केवल देश के बड़े व्यक्ति ही देश के प्रति सम्मान की भावना रखते हैं, बल्कि बच्चे, क्योंकि यहां पर बच्चे शब्द आया ना, बच्चों ने बनाया था, बच्चों के मन में भी नेताजी के प्रति अर्थात भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान की भावना है। बहुत खुश हुए वो, क्योंकि उनके लिए ये इतनी सी बात नहीं थी। गर्व महसूस किया। और पता है ना सावधान की मुद्रा में किस तरह से खड़े होते हैं, मुट्ठी बंद, अंगूठे बाहर। बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं। नो, दिस इज नॉट द राइट वे। मुट्ठी बंद रहेगी लेकिन अंगूठा बाहर रहेगा, बिल्कुल जैसे हमारे ये पैर हैं वो वी इस तरह की पोजीशन में रहते हैं। और इस तरह से गर्व से खड़े होना है, बिल्कुल सीना चौड़ा करके, किसी के सामने सिर झुकाना नहीं है हमें। तो सावधान की मुद्रा में वे खड़े हो जाते हैं और बहुत प्राउड, बहुत गर्व फील करते हैं कि हमारे देश का जो भविष्य है वो अच्छे हाथों में है, सुरक्षित हाथों में। समझ आया बेटा? अब पाठ का हमने सार देखा, पढ़ा, कहानी सुनी, और अब आ गई है प्रश्न उत्तर की बारी। अब पूछने वाली हूं मैं आपसे प्रश्न, उत्तर बताएंगे आप। मैं आपको नहीं देखने दूंगी कि उत्तर क्या है, क्योंकि कहानी आपने अच्छे से सुन ली है, साथ ही साथ आपने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के कार्यों के बारे में भी सुन लिया है। यहां मैं आपको एक छोटा सा टास्क देना चाहूंगी। टास्क कहिए या इसको मनोरंजन के तरीके से लीजिए कि क्या आपने कभी कोई रचना करने की कोशिश की है, कुछ पंक्तियां लिखने की कोशिश की है? जवाब आएगा हाँ मैम की थी, लेकिन कविता नहीं बनती हमसे। हाँ, पैराग्राफ लाइक हम लिख देते हैं, आर्टिकल टाइप हम लिख देते हैं, लेकिन पोयम नहीं बनती। बन सकती है। धन्य है भारत वायु सेना या धन्य है भारत जल की सेना जिसने दिया जवाब है। कुछ इस तरह के पहले ऐसे बनाकर रखिए शब्दों को, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपसे कहा था कि पहले आप लिख दीजिए कि आपके विचार क्या क्या हैं, फिर उन विचारों को काव्य रूप में सजाने का प्रयास कीजिए और होगा मेरे बच्चों, क्योंकि आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर तो समुद्र है, सागर की अथाह गहराई है, बहुत सारी खूबियां हैं आप में, आप बहुत अनोखे हैं। अपनी प्रतिभाओं को उजागर कीजिए, छुपा कर मत रखिए, क्योंकि कुछ हुनर जो होते हैं किसी के तो छप जाते हैं और किसी के छुप जाते हैं। तो हमें छुपाना नहीं है, छापना है, बताना है दुनिया को कि हम ऐसे वैसे नहीं हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि
वो गीत सुना है ना, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के, दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। बहुत कुछ है बेटा, मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज ट्राई टू राइट समथिंग, कुछ तो लिखिए भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, मातृभूमि के बारे में, मातृभाषा राजभाषा हिंदी के बारे में कुछ तो लिखिए और लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट कीजिएगा, ताकि मैं पढूं तो मुझे लगे कि हाँ मेरे बच्चों ने देखा है, सुना है और मेरी बात का सम्मान तो रखा है कम से कम। ठीक है, लिखेंगे ना? ओके, चलें प्रश्नोत्तरों की तरफ। उत्तर देने के लिए रेडी हैं आप? आइए आइए, स्वागत है। पहला प्रश्न है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? क्यों कहते थे उसको कैप्टन, जबकि वो सेनानी तो था ही नहीं, ना ही आजाद हिंद का सिपाही था, ना ही भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस इनका कोई साथी था, फिर भी लोग उसको कैप्टन कहते थे, क्यों? आइए देखते हैं। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके मन में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का भरपूर सम्मान करता था। ठीक है, इसलिए लोग उसको कैप्टन कहकर बुलाते थे। दूसरा प्रश्न ध्यान से सुनिएगा बेटा। हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था ना, जब कैप्टन की मृत्यु हो जाती है तो उन्होंने कहा था मैं चौराहे पर नहीं रुकूंगा, गाड़ी मत रोकना। फिर क्या हुआ कि बाद में तुरंत गाड़ी रोकने के लिए कहा, चलती गाड़ी से उन्होंने कहा रुको 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 रुको, और कूद गए थे गाड़ी से। क्यों? हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? बताइए, मायूस मतलब उदास। क्यों हो गए थे वे उदास? कैप्टन की मृत्यु हो गई थी। हाँ बिल्कुल सही। और पढ़ते हैं, हालदार साहब पहले मायूस हो गए थे क्योंकि वे सोच रहे थे कि कस्बे के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा तो अवश्य मिलेगी, परंतु अब उनकी आंखों पर चश्मा लगा नहीं होगा क्योंकि कैप्टन तो मर चुका है। चश्मा लगाने वाला देशभक्त कैप्टन मर चुका है और वहां अब किसी में वैसी देश प्रेम या देशभक्ति की भावना जीवित नहीं है, इसलिए वे पहले मायूस हो गए थे। ठीक है, अगले ही पल क्या होता है? मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा देखकर क्या उम्मीद जागी उनके मन में, अर्थात मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। क्यों हालदार साहब को प्राउड फील हुआ था, क्यों उनको गर्व महसूस हुआ था सरकंडे का चश्मा देखकर, जिस तरह से बच्चे बनाते हैं खेल खेल में। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि अभी भी लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना मरी नहीं है, जीवित है। भावी पीढ़ी इस धरोहर को संभाले हुए है। बच्चों के अंदर देश प्रेम का जज्बा है, अतः देश का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। उन्हें इस तरह की उम्मीद जागी और वे मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। ठीक है, इसी के आगे का प्रश्न है कि हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो गए? जब उन्होंने सरकंडे का चश्मा मूर्ति पर लगा देखा तो वे इमोशनल क्यों हो गए थे? क्या हुआ था? चश्मा ही तो लगा था, अच्छी बात है लगा था, तो फिर वो इतनी सी, मतलब सामान्य व्यक्ति उसको इतनी सी बात कहेंगे ना, इस इतनी सी बात पर हालदार साहब भावुक क्यों हो गए थे? आइए देखते हैं कि क्या उनके लिए भी इतनी सी ही बात थी सरकंडे का चश्मा देखना। जब उन्होंने नेताजी की प्रतिमा की आंखों पर चश्मा लगा देखा, कौन सा चश्मा? सरकंडे का चश्मा, तो हालदार साहब के मन की निराशा की भावना अचानक ही आशा में परिवर्तित हो गई और उनके हृदय की प्रसन्नता आंखों से आंसू बनकर छलक उठी। आपने देखा है ना, कभी कभी खुशी में भी आंसू आते हैं, देखा है ना कि अरे ये तो खुशी के आंसू हैं, चिंता ना करो, कभी होता है ना? ठीक है, ए गुजरने वाली हवा जरा
मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे, वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, जहाँ रहती है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू। मतलब भाव विभोर कर देते हैं। यदि हम उस भावना के साथ अपने भावों को उसी परिस्थिति के अनुसार ढाल लेंगे ना, तो अभी जबकि परिस्थिति ऐसी नहीं है कि आंसू आ जाएं, लेकिन हम भावनाओं में डूबकर उस जज्बे को अंदर उत्पन्न करके आंखों से अपने आप छलक जाते हैं आंसू। यही हुआ हालदार साहब के साथ कि जब उन्होंने मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखा तो गर्व से गदगद हो गए। वे इतने प्रसन्न हुए और इतना उनको प्राउड, इतना गर्व महसूस हुआ मेरे बच्चों, कि उन्होंने कहा कि क्या बात है मेरे बच्चे। यस, मैं आप ही से कह रही हूं कि आगे आने वाली पीढ़ी में देशभक्ति की भावना जीवित है। आप पर हमें बहुत भरोसा है, क्योंकि आगे आने वाले समाज का निर्माण आप करेंगे, राष्ट्र का निर्माण आप करेंगे। आपके कंधों पर है और आपके कंधे बड़े मजबूत हैं, जो भारत की जिम्मेदारियों को उत्तरदायित्व के साथ निभाएंगे, वो भी निस्वार्थ भावना के साथ। अक्सर क्या होता है कि कुर्सी और सत्ता हाथ में आते ही सारी जो वैल्यूज हैं, सारे मूल्य हैं, टाटा बाय बाय करने लगते हैं। लेकिन जो सत्ता पाने के बाद भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं, दुनिया उन्हीं को सलाम करती है, उन्हीं को पूजती है, क्योंकि उनके जाने के बाद भी वे अमर रहते हैं। नेताजी को देखिए, रानी लक्ष्मीबाई को देखिए, कितने ही सेनानी हैं, कितने ही देशभक्त हैं जो आज जिनका हम दिल से सम्मान करते हैं। तो मेरे बेटे, ध्यान रखिएगा आप सब कि सिर्फ अपने काम से काम ही रख कर ना रहें, अर्थात ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ ही सोचें। हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ करके जाए ना, क्योंकि मृत्यु तो तय है। जिसका जन्म हुआ है, मृत्यु अटल है, जाना है तो क्यों ना कोई अच्छा सा नाम कमाकर चले जाएं, क्यों ना हम उस जज्बे को सलाम करके चले जाएं जो हमारे पूर्वज हमसे कह गए हैं। ठीक है, तो जब उन्होंने देखा तो उनकी जो भावना थी वो आंसू बनकर छलक उठी। उन्हें यह विश्वास हो गया कि देशभक्ति की भावना भावी पीढ़ी के मन में भी पूरी तरह भरी हुई है। इसलिए हालदार साहब, हम सबके लिए वो इतनी सी बात थी, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न आया है, आशय स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल, मैंने अभी आपसे वीडियो स्टार्ट करते समय बोला था कि हर एक पाठ, चाहे वो कविता से संबंधित हो, कविता हो, काव्य हो, दोहे हो, कहानी हो, संस्मरण हो, रिपोर्टाज हो, कुछ भी हो, उस पाठ के नाम के साथ ही आप लेखक का नाम अवश्य याद रखा करो। जैसे आ गया ना प्रश्न, आशय स्पष्ट कीजिए सॉरी, पंक्ति है, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। अब यहां पर हम ये कहेंगे कि लेखक कहना चाहते हैं, उपर्युक्त पंक्तियों के माध्यम से लेखक के आगे लिख दीजिए ना स्वयं प्रकाश जी, बुद्धिमता का परिचय मिल जाएगा आपकी कि उपर्युक्त पंक्ति, उपर्युक्त मींस ऊपर लिखी हुई, निम्नलिखित मींस नीचे लिखी हुई। ठीक है, उपर्युक्त, अब जब हम उत्तर लिखेंगे तो पंक्तियां ऊपर ही है ना, तो हम कहेंगे उपर्युक्त पंक्तियों के माध्यम से लेखक स्वयं प्रकाश जी कहना चाहते हैं कि जब हालदार साहब बार बार सोचते रहे कि उस कौम का भविष्य कैसा होगा जो उन लोगों की हंसी उड़ाती है, जो अपनी देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ त्याग कर देते हैं और लोग उन पर भी हंसते हैं। कैसा सनकी व्यक्ति है जिसे अपनी चिंता तो नहीं, कम से कम अपने परिवार की चिंता तो कर लेता। इस तरह की पीठ पीछे बातें की जाती हैं। लेकिन कौन समझाए ऐसे अक्ल के ठेकेदारों को कि वो ना केवल अपने बारे में सोच रहे हैं, ना केवल अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं, बल्कि संपूर्ण भारत जगत जननी के बारे में सोच रहे हैं। तो वे साधारण तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहता ना कि भगवान राम तक को नहीं छोड़ा है निंदा करने में, माता सीता तक को नहीं छोड़ा है परीक्षा देने में, उनको भी अपने सतीत्व की परीक्षा देनी पड़ती है।
उनको भी अपनी सच्चाई को सबूत में पेश करना होता है। तो फिर इंसान का क्या कर सकता है। तो छोड़ो बेकार की बातों को, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बेटा आपको अपने काम से काम रखना है। इधर उधर की ये जो अनर्गल बातें रहती है ना, व्यर्थ की बातें, उन पर बिल्कुल फोकस मत रहिएगा, कभी उन पर ध्यान नहीं देना है। सुन लिया, ठीक है भैया, आइए जाइए, बाय बाय, आ गई ना, चले जाओ आप, हमें आपसे कोई लेन देना नहीं है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ त्याग कर देते हैं, लोग उन पर हंसती है। साथ ही वह ऐसे अवसर तलाशती रहती है जिसमें उसकी स्वार्थ की पूर्ति हो सके। अपने स्वार्थ के लिए तो लोग तलवे चाटने तक के लिए खड़े हो जाते हैं। ऐसे प्रशंसा के पुल बांधने लगते हैं कि अरे आप तो हमारे माई बाप हैं, आप हैं तो सब कुछ है, आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं। ये जरूरत पता है किसको पड़ती है, इस तरह के रवैये की, जो आत्मनिर्भर नहीं होते। और जो आत्मनिर्भर रहते हैं उन्हें अपने आप पर भरोसा रहता है, आत्मविश्वास के साथ कि यस आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट बिकॉज गॉड इज ऑलवेज विद मी एंड आई एम अ विनर, टुडे इज माय डे। अपने कंधों पर, अपने बाजुओं पर, अपनी काबिलियत पर हमेशा भरोसा रखिए। और भरोसा कब होगा, जब हम कर्म करेंगे। सोते हुए, सिर्फ खाते हुए भरोसा नहीं कर पाएंगे अपने आप पर, ठीक है। अब है अर्थात आज हमारे समाज में स्वार्थ पूर्ति के लिए अपना ईमान तक बेच दिया जाता है, ठीक है। यहां देशभक्ति को मूर्खता समझा जाता है। जब कोई व्यक्ति लगन से कार्य करता है, चाहे वो देशभक्ति का भाव हो, चाहे अपने कार्य के प्रति पूर्ण समर्पण भाव हो, जो अपने काम को बहुत अच्छे से करते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि कैसा है ये, क्योंकि वो उनसे बातचीत नहीं करता ना, उनकी तरह इधर उधर व्यर्थ की बातों में ध्यान नहीं देता ना, तो उनके लोग कहते हैं ये तो ऐसा ही, तो कहने दीजिए, ठीक है। यही है ना कि मूर्खता समझाता। एक पंक्ति है किसी गीत की कि हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा, कोई बाहर वाला कर घर से हमें निकालेगा। दो मीठे बोल कहो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। पूरब पश्चिम उत्तर वालों मेरा यही मतलब है, इस माटी से पूछो क्या मजहब है, क्या इस तरह से है। फिर मुझसे बात करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। जब हम आपस में लड़ बैठेंगे ना, तो कोई बाहर वाला आकर, कोई थर्ड पर्सन आकर हम लोगों के बीच में और घी डालने का, आग में घी डालने का काम करेगा। तो आपसी समझ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चाहे वो परिवार हो, चाहे मित्र हो, या पति पत्नी का रिश्ता हो, भाई बहन का, कोई भी रिश्ता, जब हम अपने रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व नहीं करेंगे व्यक्तिगत बातों में, तो मजाल है किसी की वो अपने आप घुस जाए अंदर, अपने आप एंटर हो जाए, नहीं है किसी की मजाल। जब हम आपस में लड़ेंगे ना, तभी कोई तीसरा आएगा हमारे बीच में दरार बनकर, और जो कहते हैं ना इधर इधर बीच में दरार आ गई, ऐसे हो गए। तो वो नहीं करना है, हमें आपस में मिलजुल कर रहना है। ठीक है, मनमुटाव हो जाए, मतभेद हो जाए, लेकिन मन भेद ना हो, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। प्लीज इधर नहीं देखेंगे। पान वाला कैसा था? दुबला पतला बेचारा, मरियल सा, गोरा, कभी पान नहीं खाता था। अच्छा, इसका ऑपोजिट कैसा? मोटा ताजा सा, काला सा, और उसकी दुकान में ही पान नहीं, मुंह में भी पान हमेशा ठुसा ही रहता था। साथ ही साथ जब वो हंसता था तो उसकी लाल काली बत्ती सी खिल उठती थी और तोंद भी थिरकती थी, क्योंकि मोटा था, बैठा रहता था, पान चबाता रहता था। आइए देखते हैं। पान वाला काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। उसके सिर पर गिने चुने ही बाल थे। ज्यादा पान खाने के कारण उसके दांत काले लाल हो चुके थे। वह हरदम अपने मुंह में पान भरे रहता था। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। 5वां प्रश्न आ गया है और आपको यह बताना है कि यह कथन किसने कहा था। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया बताइए कि क्या
पान वाले का इस तरह से कैप्टन के बारे में बातें करना शोभा देता है? वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। जिसने जो किया, क्यों वो लंगड़े हुए होंगे, कैप्टन क्यों कहते थे? हो सकता है स्वतंत्रता संग्राम में शामिल रहे हो सकता है मातृभूमि की रक्षा करते करते उनका पैर कट गया हो, या कुछ भी हुआ हो। उस ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि की जो रचना है ना, उस पर यदि मजाक बनाया तो वो दिन दूर नहीं होता है जिस दिन हम मजाक बनकर रह जाते हैं। तो सोच समझकर किसी भी तरह के शब्दों को बाहर निकलना है। आपने सुना है ना, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रावण हवे संचरे साले सकल शरीर। मधुर वचन औषधि के अर्थात दवा के समान होते हैं, और कटु वचन एक चुभते हुए तीर की भांति होते हैं जो छलनी छलनी कर देते हैं। कहते हैं ना, गोली या उसका घाव तो भर जाता है, लेकिन बोली, जो कड़वी बोली है, उसका कभी नहीं भरता है घाव। तो पहले तौलो फिर बोलो। ऐसे ही कुछ भी नहीं बोलना है। यदि हम ऐसे ही कुछ भी बोल देंगे ना, तो हमारी इमेज भी ऐसे ही रह जाएगी साइड में, जिसका कोई मान सम्मान नहीं होगा। ठीक है बेटा, कि हमेशा हमें अपने जो भी वाणी है उसको बहुत मधुर रखना है। एक पंक्ति भी सुनी होगी, फिर से मैं पंक्ति सुनाना चाहूंगी। भर जाता है गहरा घाव जो बनता है गोली से, भर जाता है गहरा घाव जो बनता है गोली से, पर वो घाव नहीं भरता जो बना हो कड़वी बोली से, दो मीठे बोल कहो। ठीक है, तो यहाँ पर वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, इस कैप्टन के प्रति पान वाले की टिप्पणी पर मतलब क्या प्रतिक्रिया जताएंगे आप? बताइए, क्या अच्छा किया उसने, क्या ऐसा हमको करना चाहिए? यह टिप्पणी कैप्टन के बारे में हालदार साहब द्वारा पूछे जाने पर पान वाले द्वारा कही गई थी, जो बिल्कुल उचित नहीं थी, अनुचित थी। इस तरह का रवैया, इस तरह का व्यवहार हमें कदापि नहीं करना है। कहते हैं ना, फूल नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। यदि किसी को खुशी नहीं दे सकते तो कम से कम आंसू भी तो मत दो। ठीक है। कैप्टन शारीरिक रूप से अक्षम था। अक्षम का मतलब समझते हैं, सक्षम मतलब कैपेबल टू डू एनीथिंग, अक्षम मतलब बेचारा शारीरिक रूप से विकलांग था। ठीक है, जिसके लिए वह फौज में नहीं जा सकता था, परंतु उसके हृदय में जो अपार देशभक्ति की भावना थी वह किसी भी फौजी से कम नहीं थी। कैप्टन अपने कार्यों से जो असीम देश प्रेम प्रकट करता था, उसी के कारण पान वाला उसे पागल कहता था। ऐसा कहना पान वाले की स्वार्थपरकता की भावना को दर्शाता है, जो सर्वथा अनुचित है, सही नहीं है। वास्तव में तो पागलपन की हद तक देश के प्रति त्याग व समर्पण की भावना रखने वाला व्यक्ति श्रद्धा का पात्र होता है, उपहास का नहीं। ठीक है, उपहास यदि कोई उड़ा रहा है, यदि आपकी कोई मजाक बना रहा है, आपके चाल की, आपके ढाल की, आपके रंग की, आपके रूप की, आपके शारीरिक बनावट की, तो उन बातों पर हमें कदापि ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जो हमें ईश्वर ने दिया है वो हमारे लिए बेस्ट है और उसी का हमें सम्मान करना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं? पहला है, हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते ही रहते थे, घंटों निहारते रहते थे उनको। तो ये किस तरह की भावना व्यक्त करता है कि हालदार साहब किस तरह के व्यक्ति थे? देशभक्त। ओके, हालदार साहब का हमेशा चौराहे पर रुकना और नेताजी को निहारना यह प्रकट करता है कि उनके अंदर देशभक्ति की भावना प्रबल थी, मजबूत थी, और वे स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले महापुरुषों का हृदय से आदर करते थे। नेताजी को पहनाए गए चश्मे के माध्यम से वे कैप्टन की देशभक्ति को देखकर खुश थे, जिनके लिए उनके मन में श्रद्धा भी थी। कैप्टन चश्मे वाले के प्रति भी हालदार साहब के मन में श्रद्धा थी। जो कहते हैं ना, प्रशंसा भी वही करते हैं जो स्वयं प्रशंसनीय होते हैं। हर किसी से तारीफ करना भी बस की बात नहीं है हर किसी के। लग रहा है कि हाँ आपने अच्छा किया है, लेकिन कहेंगे नहीं, क्योंकि मन में तो ज्वाला धधक रही है, आग दहक रही है।
मत कहने दीजिए। हमें किसी की तारीफ सुनने का भी आदी नहीं होना चाहिए कि हमारी कोई प्रशंसा करे, यदि नहीं किए तो हम निराश हो गए, ऐसा नहीं है। हमें पता है ना हम कैसा काम कर रहे हैं। अब सेल्फ असेसमेंट कीजिए, अपना आकलन खुद कीजिए और फिर देखिए कि मुझ में क्या कमी है, मुझे और क्या सुधार करना है। बाकी जो आपके अच्छे होंगे, आपके शुभ चिंतक होंगे, वो आपकी अच्छी बातों को भी बता देंगे और आपकी कमियों को भी बता देंगे। दुनिया की परवाह मत कीजिए, दुनिया के तो रूप अनेक हैं, बहुत सारे। इसी का है अगला, पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। यूं तो वो खुश मिजाज व्यक्ति था, मजाक उड़ाना या किसी के बारे में कुछ भी कहना उसका स्वभाव था, लेकिन जब मृत्यु हो गई थी कैप्टन की तो वो भी भावुक हो गया था। कैप्टन की मृत्यु की बात पर पान वाले का उदास हो जाना और सिर झुकाकर आंसू पोंछना इस बात को प्रकट करता है कि पान वाले के हृदय में कैप्टन के प्रति गहरी आत्मीयता की भावना थी। कहीं ना कहीं उसके मन में कैप्टन की देशभक्ति के लिए श्रद्धा थी, जिस कारण कैप्टन के मर जाने पर वह दुखी हो गया। उसने ये तो नहीं कहा कि मर गया वो लंगड़ा, उसने कहा आंसू पोंछते हुए कि साहब कैप्टन मर गया है। उपरोक्त घटना से पान वाले की संवेदनशीलता और देश प्रेम की भावना का भी पता चलता है कि न केवल वह खुश मिजाज व्यक्ति ही था, उसके मन में असीम आत्मीयता की भावना भी थी। किसके प्रति? कैप्टन के प्रति। अगला प्रश्न, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था, क्यों? मजा आता था उसको, ये लगा दिया, ये हटा दिया, वो लगा दिया, वो हटा दिया। फिर एक पहेली पूछूं आपसे जल्दी जल्दी बोल रही थी, तो पहेली याद आई, आंसर मैं नहीं बताऊंगी, आपको सोचना है, पूछना है किसी से। मतलब जब छोटे छोटे थे ना, हम जब गांव में रहा करते थे, 5वीं से पहले की बात बता रही हूँ, तो हमारी दादी बहुत सारी पहेलियाँ कहा करती थी, तो उसी में से एक पहेली मुझे याद आ गई। देखो, एक पक्षी रहता है, आपने सुना है, जैसे कबूतर होते हैं, टिटहरी होती है। टिटहरी का नाम सुना है? सुना है टिटहरी, जो पेड़ पर नहीं बैठती है, जमीन पर ही रहती है। हाँ, ये भी आप ध्यान रखिए। हो सकता है कभी आपकी आगामी परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाए कि वो कौन सा पक्षी है जो कभी पेड़ पर नहीं बैठता, जबकि पक्षी तो हमेशा पेड़ पर ही बैठते हैं। लेकिन ये टिटहरी नामक पक्षी है जो ब्राउनिश कलर का रहता है, उसके पंख थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक भी रहता है। तो वो टिटहरी कभी भी पेड़ पर नहीं बैठता। एक होती है गलगल, जानते हो आप? तो एक पहेली सुना देती हूँ, याद आ गई तो सुना देती हूँ। कहानी है, मतलब पहेली है, 28 गलगल बटई सा पेट, कहाँ जा रही गलगल राजा के देश, राजा बड़ा बेईमान कतर खाएगा पेट। क्या है बताइए, कौन कहाँ आ रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, क्यों ये कहा गया है? फिर से सुनिएगा और उत्तर यदि मिले तो कमेंट बॉक्स में लिखकर उसका उत्तर भेजिएगा। फिर देखूंगी कि आपने किससे पूछा, नानी से पूछा, दादी से पूछा, किस किस को आपने फोन लगाया कि मैडम ने एक पहेली पूछी, प्लीज बताओ। ठीक है, पता। एक और पहेली याद आती है, वो और पूछ लूं। मैं थी हरी क्यों? पहेली है, मैं थी या कुछ भी, मतलब मैं तो सेंटेंस बोल रही हूँ, रिएक्शन नहीं दे रही, भाव नहीं बोलूंगी, नहीं तो आप समझ जाएंगे। मैं थी हरी क्यों? अब आप सोच रहे हैं मैडम मेथी की भाजी हरी तो होगी ड्यू टू क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल तो ग्रीन होंगी लीफ। फिर भी आपको पता लगाना है कि ये पंक्तियां किस ओर संकेत करती हैं। मैं थी हरी क्यों? पता लगाइएगा, पूछिएगा, कहीं ना कहीं से आपको उत्तर मिल जाएगा। और जब उत्तर मिल जाए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, ठीक है? सही होगा तब भी मैं आपको रिप्लाई दूंगी और गलत होगा तब भी मैं आपसे कहूंगी थोड़ा और ट्राई कीजिए, फिर कभी मैं आपको सही उत्तर भी बता दूंगी, ठीक है? 2 पहेलियां, पहली सुन लीजिएगा, दूसरी भी अभी सुन लीजिएगा। अब है कि कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था, क्यों? कैप्टन द्वारा बार बार मूर्ति पर चश्मा लगाना यह प्रकट करता है कि वह देश के लिए त्याग करने वाले लोगों के प्रति अपार श्रद्धा रखता था। उसके हृदय में देशभक्ति और त्याग की भावना कूट कूट कर भरी थी। मतलब देशभक्ति की भावना बिल्कुल हृदय से थी, अंदर से थी, अंतरात्मा से थी, ठीक है? अगला प्रश्न, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था तब तक उसके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा, अपनी कल्पना से लिखिए। जब हालदार साहब ने पूछा पान वाले से कि कैप्टन कौन है, कैप्टन शब्द सुनते ही हालदार साहब के मन में क्या आया था कि कैप्टन कौन होगा? कैप्टन शब्द सुनते ही आपके मन में क्या आया कि कैप्टन कौन होगा? हाँ, कोई सिपाही होगा,
कोई आज़ाद हिंद फौज का सिपाही हो सकता है, नेताजी का कोई साथी हो सकता है, या कोई तो होगा, इस तरह की इमेज। ठीक है, आइए देखते हैं। हवलदार साहब ने जब तक कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था तब तक उनके मानस पटल पर कैप्टन की भारी भरकम मजबूत शरीर वाली रौबदार छवि अंकित हो रही थी। उन्हें लगता था कि फौज में होने के कारण लोग उन्हें कैप्टन कहते होंगे क्योंकि वो अच्छे होंगे, लेकिन जब उन्होंने कैप्टन को देखा तो उनके मन में उनके प्रति और भी श्रद्धा बढ़ गई थी, आत्मीयता की भावना भी बढ़ गई थी। कस्बों, शहरों, महानगरों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। आपने भी देखे होंगे ना, कई मूर्तियां लगी रहती हैं चौराहे पर कहीं लगी रहती हैं इस तरह से, कहीं लगी रहती हैं बिल्कुल इस तरह से, कहीं इस तरह से। मूर्तियां देखिए ना, इशारा समझ रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं हम? कहीं कुछ भी, मतलब बहुत सारी मूर्तियां लगी रहती हैं चौराहे पर। तो क्यों लगी रहती हैं वो मूर्तियां? और कभी आपको अवसर मिले कि आप अपने इलाके के चौराहे पर एक मूर्ति लगवाइए, तो आप किसकी मूर्ति लगवाएंगे वो भी आपको बताना है। इस तरह की मूर्ति लगाने के उद्देश्य क्या हो सकते हैं? मूर्तियां क्यों लगाई जाती हैं चौराहे पर? आइए देखते हैं। इस तरह की मूर्ति लगाने का प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि उस उक्त महान व्यक्ति की स्मृति हमारे मन पर बनी रहे, साथ ही साथ आगे आने वाली पीढ़ी भी उनके कार्यों से परिचित हो सके। हमें यह स्मरण रहे कि उस महापुरुष ने देश व समाज के हित के लिए किस तरह के महान कार्य किए। उसके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर हम भी अच्छे कार्य करें जिससे समाज व राष्ट्र का भला हो सके। इसलिए चौराहे पर मूर्तियां लगवाई जाती हैं, और मूर्तियां हर किसी की थोड़ी लगेंगी। अब आप ये थोड़ी कि आप जहां रहते हैं वहां लाली मैडम की मूर्ति लग जाए कहां से लगेगी? अभी हम कौन से महान हो गए हैं? ठीक है, तो महान हस्तियों की मूर्ति लगवाई जाती है, किसी साधारण से व्यक्ति की नहीं। ठीक है, इसी का प्रश्न है कि आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों? किसकी? ओके, किसी ने कहा हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, हम स्वामी विवेकानंद की, हम सुभाष चंद्र बोस की, हम भगत सिंह की, हम चंद्रशेखर आजाद की, और झांसी की रानी। यस, और यहां पर देखिए, हम अपने इलाके के चौराहे पर महात्मा गांधी की मूर्ति स्थापित करना चाहेंगे। इसका कारण यह है कि आज के परिवेश में जिस प्रकार से हिंसा, झूठ, स्वार्थ, वैमनस्य, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार आदि बुराइयां व्याप्त होती जा रही हैं, उसमें गांधी जी के आदर्शों की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। गांधी जी की मूर्ति स्थापित होने से लोगों के अंदर सत्य, अहिंसा, सदाचार, सांप्रदायिक सौहार्द आदि की भावनाएं उत्पन्न होंगी। इससे समाज व देश का वातावरण अच्छा बनेगा, क्योंकि रघुपति राघव राजाराम, पतित पावन सीताराम, महात्मा गांधी, बापू गांधी, राष्ट्रपिता गांधी जी सत्य अहिंसा के पुजारी थे। महात्मा गांधी जी को सत्य और अहिंसा का पुजारी कहा जाता था, हमेशा कहा जाता रहेगा, क्योंकि ऐसा हमने इतिहास में भी पढ़ा है कि उन्होंने सत्य और अहिंसा के बलबूते पर अंग्रेजों को नाकों चब्बा दिए थे। सत्य और अहिंसा उनके प्रमुख औजार थे। तो यहाँ पर यही लिखा है कि महात्मा गांधी की मूर्ति स्थापित करवा के हम आगे आने वाली पीढ़ी को, समाज को ये बताने का प्रयास करेंगे कि ना केवल युद्ध से, ना केवल लड़ाई से, ना केवल कटु वचनों से ही युद्ध की जा सकती है या युद्ध पर विजय प्राप्त की जा सकती है, बल्कि विनम्रता से, सच्चाई से भी युद्ध को जीता जा सकता है बिना कुछ हानि के। क्लियर? अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए? जो मूर्ति आप लगवाएंगे या जो मूर्तियां चौराहे पर लगी रहती हैं, क्या सिर्फ हम उनको देखते ही रहते हैं या हमारे जिम्मेदारियों के साथ कुछ उत्तरदायित्व भी होंगे? उनके मूर्तियों के प्रति हमारे क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए, हर एक नागरिक को पता होना चाहिए। यूं तो हम बात जब जिम्मेदारी या उसके अधिकारों की आती है ना, तो हम सबसे आगे हो जाते हैं। हाँ, हमारा अधिकार है, क्या क्या, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार भी था, अभी उसको हटा दिया है कि जो माता पिता की सेवा करेगा वो माता पिता चाहे जिसको भी संपत्ति प्रदान कर सकते हैं। हाँ तो आपके पास जो है ना माता पिता के पास, अब इस भुलावे में मत रहिएगा आप कि हमें क्या, हमारा ही है सब,
यदि आप उनकी सेवा नहीं करेंगे तो उनका अधिकार है कि वो अपनी संपत्ति चाहे तो ट्रस्ट में दे दें या चाहे जो उनकी देखभाल या सेवा करे उसको दे सकते हैं, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। इस बात को भी ध्यान में रखिए, क्योंकि यदि हम माता पिता की सेवा या किसी की भी सेवा कुछ पाने के लालच में करते हैं तो वो सेवा नहीं रहती, क्योंकि भावना से जो कार्य किया जाता है कीमत उसी की वहां नापी जाती है। आप बड़े बड़े दान धर्म यज्ञ पूजन मत कीजिए, भावना को सच्ची रखिए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ठीक है, तो अच्छे से बिल्कुल निस्वार्थ भाव से अपने सारे कार्य करना है। क्या उत्तरदायित्व होगा? हमारा उत्तरदायित्व होना चाहिए कि हम उस मूर्ति की गरिमा का ध्यान रखें, मान प्रतिष्ठा का ध्यान रखें। हम ना तो स्वयं उस मूर्ति का अपमान करें अथवा उसे कोई क्षति पहुंचाएं और ना ही दूसरों को ऐसा करने दें। हम उस मूर्ति के प्रति पर्याप्त श्रद्धा प्रकट करें एवं उस महापुरुष के आदर्शों पर स्वयं भी चलें तथा दूसरे लोगों को भी चलने के लिए प्रेरित करें। विद्यालय में अक्सर मां सरस्वती की प्रतिमा होती है ना बेटा? तो जब हम विद्यालय में एंटर हों तो सच्ची श्रद्धा से नमन कर लीजिए। ये नहीं कि आप जाएंगे साष्टांग प्रणाम करेंगे, दिया या बहुत सारा प्रसाद किलो 10 किलो 5 किलो चढ़ाएंगे। अब तो मां सरस्वती हमारी परीक्षाएं आ रही है ना, अब तो हमने 5 किलो प्रसाद चढ़ा दिया, 50 में से 50 नंबर मिल जाएंगे, 40 में से 40 नंबर मिल जाएंगे या 100 में से 100 नंबर मिल जाएंगे। मत रहिएगा। भावना जिस प्रकार की रहेगी परिणाम वैसा ही मिलेगा। जितना करोगे उतना रिटर्न मिलता है। नवा प्रश्न, सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल भी कीजिए कि हम देश की सेवा कैसे कर सकते हैं। बताइए, अब मैं आपसे कहूं कि बेटा आपको देश की सेवा करनी है, आप कहेंगे नो मैडम, हमें थोड़ी आर्मी में जाना है, हमें नहीं जाना, हमें तो कुछ और बनना है, हम तो इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है या टीचर बनना है, नहीं हमें नहीं जाना। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ सीमा पर तैनात होंगे तभी हम अपने देश की रक्षा कर पाएंगे। हम अपने अपने कार्यों को पूरी लगन मेहनत, क्योंकि सब चाहिए ना, देश में डॉक्टर्स भी चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए, मरीज भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, मजदूर भी चाहिए तो मालिक भी चाहिए, जमीन है तो आसमान भी चाहिए, खुशी है तो गम भी चाहिए। फिर क्यों हम अच्छे की उम्मीद करते रहते हैं कि बस ये हो। एक है तो दूसरा होगा ही, सिक्के के दो पहलू। क्या करना है हमें कि हमें हमेशा सीमा पर तैनात फौजी विशिष्ट रूप से देश प्रेम का परिचय देते हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी तरह हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम जितनी अपने आप को सामने रखेंगे, जितना हम में सामर्थ्य है उतना हम करेंगे, जितनी हम में शक्ति है उतना हम कुछ देने का प्रयास करेंगे अपने कार्य के प्रति। आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, विद्यार्थी जीवन में आपको सिर्फ और सिर्फ अपना कार्य, अपने लक्ष्य, अपना जो वर्क है उसको याद रखना है, उसी को करना है। अभी यहां वहां भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि यहां आप भटक गए तो आप यहीं लटक कर रह जाएंगे, अर्थात आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं रह जाएगी, कोई पहचान नहीं रह जाएगी, कोई अस्तित्व का निर्माण आप नहीं कर पाएंगे। सो मेरे प्यारे 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 बच्चों, अपनी आइडेंटिटी का निर्माण ऐसे कीजिए कि बच्चे तो ये हैं, ये वाला आपको टाइटल मिले कि क्या बात है, वाह वाह, ठीक है। उनका देश प्रेम अत्यंत उच्च कोटि का होता है, सैनिकों का, और अनुकरणीय भी होता है। परंतु हम लोग भी विभिन्न कार्यों के माध्यम से देश प्रेम को प्रकट कर सकते हैं, जैसे सरकारी संपत्ति को क्षति ना पहुंचाएं, क्षति मीन समझते हैं हानि, बढ़ते प्रदूषण को रोकने में मदद करें, बिल्कुल, अधिकाधिक वृक्षारोपण करें, वृक्षारोपण या प्लांटेशन। एक कर लीजिए, खुद से शपथ ले लीजिए कि मैं अपने बर्थडे पर एक प्लांट लगाऊंगा। हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा यदि इस तरह का प्रण ले लेगा तो कितनी सारी जनता है, उतने सारे पौधे तो होंगे, हम स्वच्छ वायु में सांस तो ले पाएंगे, हमें सांस या प्राणवायु के लिए तरसना तो नहीं पड़ेगा। फिर जो बीमारी नहीं रहती है अस्थमा और ये बहुत सारी, उनका शिकार तो नहीं होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हम प्रकृति पर पूर्ण रूप से निर्भर हैं, तो हमारा फर्ज भी बनता है कि हम कुछ तो करें, और कुछ करें किसके लिए? प्रकृति के लिए नहीं, अपने खुद के लिए, क्योंकि प्रकृति किसके लिए है? हमारे लिए। पेड़ पौधे क्या खुद अपना फल खाते हैं, खुद अपनी छाया में बैठते हैं?
नहीं, उनके फल भी हम ही खाते हैं, उनकी छाया में भी हम ही रहते हैं और हम काटते भी हैं, नुकसान भी हम ही पहुंचाते हैं। अर्थात हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी चलाते रहते हैं, जिस डाल पर हम बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। ये भूल ही जाते हैं कि हम गिर जाएंगे और चले जाएंगे पाताल लोक में और स्वर्ग लोक में, लेकिन हमें तो अपने स्वार्थ ही पूर्ति करना है। तो ये सारी बातें करना है कि वृक्षारोपण अर्थात प्लांटेशन करते रहना है, ठीक है। पानी के स्रोतों को दूषित होने से बचाना है, साथ ही साथ वर्षा जल का संरक्षण करना, बिजली की बचत करना, कूड़ा करकट इधर उधर ना फेंकना, नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाए रखने का प्रयास करना, तोड़ फोड़ ना करना, शहीदों एवं देशभक्तों के प्रति सम्मान रखना, लोगों के साथ मिलजुल कर रहना आदि कार्य करके भी हम देश प्रेम की भावना जगा सकते हैं, देश के विकास में अपना सहयोग दे सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा बेटा कि जो हमारे हाथ में है, जो हमारी सामर्थ्य में है, उस कार्य को हमें करना है। बस दूसरे कर रहे हैं नहीं, जस्ट लेट इट बी, छोड़ दीजिए उन्हें, वहीं छोड़ दीजिए। हमें क्या करना है, हर बच्चा यदि अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएगा, हाँ हम लोग तो तर जाएंगे, इतना प्राउड फील करेंगे, ये हुई ना बात, ये हैं हमारे बच्चे, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। मानक हिंदी समझते हैं ना, जो हम लिखित भाषा, और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो दो प्रकार से लिखे जाते हैं तब भी सही होते हैं, जैसे विद्यालय। विद्यालय को हम कैसे लिख सकते हैं, विद्यालय को हम ऐसे भी लिखते हैं और हम विद्यालय को ऐसे भी लिख सकते हैं, तब भी विद्यालय सही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही विद्यालय सही है, दोनों विद्यालय सही हैं। तो मानक शब्द होते हैं जो तरह तरह से लिखे जा सकते हैं, ओके। अब प्रश्न है, कोई गिराक आ गया, समझो गिराक, गिराक किसके लिए, ग्राहक, और उसको चौड़े चौखट चाहिए, चौखट मीन्स फ्रेम। तो कैप्टन किधर से लाएगा, किधर से लाएगा मतलब कहां से लाएगा, तो उसकी मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया, उधर दूसरा लगा दिया, ठीक है। मानक हिंदी में रूपांतरित अगर कोई ग्राहक आ गया और उसे चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन कहां से लाएगा, तो उससे मूर्ति वाला चौखट दे देता है और उसकी जगह दूसरा लगा देता है। प्रश्न आया है, वाह भाई क्या आइडिया है, बहुत खूब आइडिया है। इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आ जाने से क्या लाभ होते हैं। अब हिंदी में कई शब्द हैं, अंग्रेजी के भी हैं, उर्दू के भी हैं, फारसी के भी हैं, कई प्रकार के शब्द हैं। तभी तो हिंदी में 4 प्रकार के शब्द हैं। कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, विदेशी और आगत। तो तत्सम मतलब संस्कृत के जैसे के तैसे शब्दों को यदि हिंदी में लाया जाता है तो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तद्भव, उनका थोड़ा सा परिवर्तन करके, जो संस्कृत के शब्द को थोड़ा परिवर्तित करके लिख दिया जाता है, जैसे दुग्ध का दूध, दुग्ध है संस्कृत शब्द, दूध है तद्भव, ठीक है। देशज, देश के, हमारे ही देश के जो बोलचाल की भाषा थी, ग्रामीण आंचलिक शब्दों को देखा जाए, जैसे लोटा, खटिया, ये हमारे देशज हैं। विदेशी, विदेशी तो इतने सारे शब्द हैं और हमें लगता है कि वो हिंदी के ही शब्द हैं। मैं कहूं मुझे पेन चाहिए, पेन हिंदी का है, नो, कलम हिंदी का है। क्या है, मैं कब से आपको फोन कर रही हूं, आप उठा क्यों नहीं रहे, फोन बताइए, नहीं है यहाँ का, दूरभाष हिंदी का। मेरा आज टिकट है ट्रेन में, ट्रेन कहाँ का शब्द है, विदेशी। हिंदी में तो क्या कहते हैं पता है आपको ट्रेन को, लोह पथगामिनी। एक फिर मुझे याद आया, जब हमारे मैं 9th क्लास में थी शायद, मैथ्स टीचर हमारे बहुत अच्छे थे, खूब जोक किया करते थे। तो उन्होंने कहा था, मेरी दुई चक्र वाहनी आपके भूल गई, दुई चक्र वाहनी चतुर चक्र वाहन से टकरा कर कुचक्र हो गई, अर्थात इसको सुचक्र करने हेतु ये करें। दुई चक्र वाहनी साइकिल, त्रिचक्र वाहनी ऑटो, 4-5 चक्र जो रहते हैं, मतलब चक्र मीन्स व्हील्स, पहिए। तो यदि हम हिंदी बोलेंगे ना तो हम ही हंस हंस के पागल हो जाएंगे, शुद्ध हिंदी। तो एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्द आ जाने से वो अधिक समझने योग्य भी हो जाती है, साथ ही साथ स्पष्टता भी हो जाती है उसमें, ठीक है। जैसे अब लिखा है यहाँ, वाह खूब, क्या आइडिया है। अब यहाँ लिखते हैं सर, वाह बहुत अच्छा तरीका है, तो क्या उसमें इतनी दम आती,
अब लेखक ने लिखा, वाह क्या खूब आइडिया है, एक दमदार शब्द लग रहा है, कितना बात में वजन है। अब यहां लिखते कि वाह बहुत अच्छा तरीका है, इतना नहीं लग रहा, वाह क्या खूब आइडिया, अच्छा लग रहा है। तो यहां पर खूब भी हिंदी नहीं है, आइडिया भी हिंदी नहीं है, लेकिन हिंदी में आया है। तो कभी कभी कहीं कहीं हमें दूसरी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग करना होता है, भाषा में सुंदरता लाने के लिए और भाषा को अधिक समझने योग्य बनाने के लिए। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आगत शब्दों की या जो दूसरी भाषा के शब्द हैं उनकी अधिकता ना हो। यदि बहुत अधिक कर लिया तो पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा और कहेंगे क्या कचरा करके रखा है। ठीक है, एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से उस भाषा की भाव अभिव्यक्ति की क्षमता में वृद्धि होती है, भाषा का भंडार बढ़ता है, भाषा का स्वरूप अधिक आकर्षक हो जाता है और भाषा में प्रवाह महता समझते हैं, फ्लुएंसी आ जाती है। निम्नलिखित वाक्य से निपात छांटिए और नए वाक्य बनाइए। छांटिए बेटा, है ना, छांटिए। निपात पता है आपको क्या होते हैं? निपात ऐसे शब्द जिन शब्दों को कहने में थोड़ा सा जोर लगे, जैसे नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी थी। यदि यहां सिर्फ लिखते नगर पालिका थी, कुछ करती भी रहती थी, तो वो अलग है। कुछ ना कुछ और भी यहां निपात है। ठीक है, साथ ही साथ हम चलते हैं आगे। किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया होगा। को ही भी, तक, ये निपात शब्द होते हैं। ठीक है, राकेश को ही हमेशा अच्छे अंक मिलते हैं। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। यदि यहां लिखा रहता कि चश्मा था संस्कृत का नहीं, मीन संगमरमर का नहीं था, तो था एक प्रमुखता दिखा रहा है। तो यहां पर तो था निपात शब्द है। हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। यदि लिखा होता कि हालदार साहब अब नहीं समझ पाए, एक सिंपल सेंटेंस होता, लेकिन अब भी नहीं समझ पाए, अब तक नहीं समझ पाए, तो उसमें एक वजन, बात में एक वजन बढ़ गया है। तो निपात अर्थात वाक्यों को बोलते या लिखते समय जिनमें थोड़ा जोर लगे, वहां पर निपात का प्रयोग किया जाता है। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। अपने सिलसिले में, ठीक है, तो यहां पर यह आ जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों को कर्म वाच्य में बदलिए। वाच्य परिवर्तन पता है ना, वाच्य परिवर्तन किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूपांतर से यह पता चले कि कही गई बात या किया गया काम क्या है, करता है, कर्म है या भाव है, उनको वाच्य परिवर्तन कहते हैं। और वाच्य 3 प्रकार के रहते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य सिंपल सेंटेंस, जैसे सरल वाक्य। कर्मवाच्य में द्वारा का प्रयोग होता है और भाववाच्य में से का प्रयोग होता है और भाव प्रमुख होता है। कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया होती है और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है। पता है ना, सकर्मक और अकर्मक क्रिया के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। क्रिया तो सब होती है, सोना, रोना, जागना, धोना, खाना, पीना, सब क्रिया है, लेकिन यहां पर 2 प्रमुख क्रिया है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्या होगी? जहां पर कोई कार्य करने के बाद हमें आउटकम मिलता है, सकर्मक। अकर्मक मतलब सोना, अब उससे क्या है भाई, भागना या दौड़ना, चलना, हंसना, रोना, सब ये क्रियाएं हैं, लेकिन इनको सकर्मक और अकर्मक में बांटा गया है। और सकर्मक क्रिया को आप कब पहचानेंगे? जब कोई भी सेंटेंस है, मान लो आप कहें कि राहुल कक्षा 10वीं का छात्र है या राहुल कहानी पढ़ रहा है। ठीक है, जब पढ़ रहा है या छात्र है, इससे यदि हमें पता चलता है कि क्रिया कौन सी है, पहले तो आप इस सेंटेंस को सुनिए कि राहुल कहानी पढ़ रहा है, इसमें क्रिया क्या है? पढ़। वाह, बहुत सही। अब पढ़ मतलब जहां कहीं भी क्रिया होगी हमें उससे प्रश्न करना होगा, क्या 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 प्रश्न करना है? क्या ही प्रश्न करना है, क्या के अलावा कोई नहीं। कि राहुल कहानी पढ़ रहा है, पढ़ से क्या प्रश्न किया हमने कि क्या पढ़ रहा है, उत्तर मिला कहानी पढ़ रहा है। यदि क्रिया से क्या प्रश्न करने पर उत्तर मिला तो सकर्मक क्रिया, यदि क्रिया से क्या प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिला तो अकर्मक क्रिया। यदि सिर्फ लिखा होता कि राहुल पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, कुछ नहीं, अकर्मक क्रिया हो जाती। समझ में आया? तो यहां पर आपको बताना है कि भाई अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। अब उसके द्वारा अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिया जाता है। कर्म की ओर संकेत किया जा रहा है यहां पर। ठीक है, साथ ही साथ है पान वाला नया पान खा रहा था, कर्तृवाच्य। पान वाले के द्वारा
या पान वाले से नया पान खाया जा रहा था? पान वाले ने साफ बता दिया, पान वाले के द्वारा साफ बता दिया। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा, ड्राइवर द्वारा जोर से ब्रेक मारा गया। ठीक है। नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, नेताजी द्वारा देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया गया। पास्ट में जाता है हमेशा, और हमेशा द्वारा लगता है, हमेशा मीन्स 99.9% द्वारा ही लगता है, कभी कभी से आ जाता है। हालदार साहब ने चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया, हालदार साहब द्वारा चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया गया। नीचे लिखे वाक्यों को भाववाची में बदलिए। यस, लिखा है मां बैठ नहीं सकती, मां से बैठा नहीं जाता। यहां पर स्थिति, हालत, कंडीशन को बताया जा रहा है, उनकी भावनाओं को कि वो कुछ वीक होंगी, कमजोर होंगी, इसलिए नहीं बैठ पा रही हैं। यह है कर्तृ, सिंपल सेंटेंस, मां बैठ नहीं सकती, भाव में मां से बैठा नहीं जाता। ठीक है। मैं देख नहीं सकती, मुझसे देखा नहीं जाता। चलो अब सोते हैं, चलो अब सोया जाए। मां रो भी नहीं सकती, यहां है मां रो नहीं सकती, नहीं, मां से रोया भी नहीं जाता। ठीक है, मां से रोया भी नहीं जाता। तो बेटा पाठ 10 नेताजी का चश्मा, कई सारी हमने बातें की इस वीडियो में। बातें मतलब स्वतंत्रता सेनानियों के कार्यों के बारे में चर्चा की, साथ ही साथ हमारे जो नैतिक मूल्य हैं उनके बारे में चर्चा की, साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि हर एक व्यक्ति अपनी अलग अलग प्रतिभाओं के साथ इस धरा पर आया है। तो कौन कैसा है, मोटा, काला, छोटा, टिंगा, कैसा, नाटा, सब कुछ ये उसने रचा है ना, तो उसकी रचना पर हमें कभी भी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाना है, कभी भी किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना है। यदि हम ऐसा करते हैं तो क्षण भर, पल भर के लिए हमें जो भी अच्छा लगा हो क्या, लेकिन हम ये हमेशा याद रखेंगे कि इतना मजाक का पात्र बनेंगे हम इन फ्यूचर कि रोने के अलावा हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो सोच समझकर हमें व्यवहार करना है, कभी भी अपनी वाणी में कटुता नहीं लानी है, कड़वाहट नहीं लानी है, बोलना है तो मधुर बोलना है, नहीं तो चुप रहिए। ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने चैनल की और अपने वीडियोस की, कि आपको हमेशा जिस भी विषय के वीडियो देखना है आप बिल्कुल तुरंत वीडियो देख सकते हैं। हाँ, नहीं करना होगा आपको समय व्यर्थ। समय व्यर्थ मीन्स ढूंढते जा रहे हैं, नहीं मिल रहा मैडम, मिलेगा। कैसे मिलेगा बता देती हूँ। डिवाइस होगा आपके पास, मोबाइल है, लैपटॉप है, सिस्टम है, क्या है, पीसी, जो भी आपके पास है, जस्ट इंटरनेट तो ऑन रहेगा ही। टाइप कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करते ही क्लास 10th का ही करेंगे ऑफ कोर्स। उसके साथ ही आपके सामने आ जाएंगे ढेरों ऑप्शंस। क्या पढ़ना चाहते हैं आप? सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं आप अपने सब्जेक्ट के, या फिर सीबीएसई हिंदी मीडियम के वीडियोस देखना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं स्पोकन इंग्लिश के वीडियोस देखना, या फिर आप चाहते हैं एनटीएससी परीक्षा या ओलंपियाड परीक्षा से रिलेटेड वीडियोस, या फिर आप चाहते हैं यूपी बोर्ड संबंधी वीडियोस, कौन से वीडियोस देखना चाहते हैं, या फिर आप JAAIB या फिर CAIB के वीडियोस देखना चाहते हैं। क्या देखना है आपको? सब कुछ है बेटा यहाँ, जस्ट आप उस पर क्लिक कर दीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा उससे संबंध। बताइए अभी क्या देखना है? हिंदी मीडियम वीडियो, आ जाइए आ जाइए। सीबीएसई हिंदी मीडियम वीडियोस जब आप देखेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएंगे हिंदी विषय, हिंदी मीडियम के विषय, अर्थात आपके विषय ही रहेंगे जो कि हिंदी मीडियम में पढ़ाए गए हैं और आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड किए गए हैं। ठीक है। क्या किसका वीडियो देखना है आपको? भौतिक विज्ञान का देखना है, रसायन विज्ञान का देखना है, गणित का देखना है, अंग्रेजी का देखना है, हिंदी का देखना है, या सामाजिक विज्ञान का देखना है? जिस भी विषय का आप वीडियो देखना चाहते हैं, जिस भी विषय को आप बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, क्योंकि डाउट्स रहते हैं, क्लियर नहीं हो पाते हैं, वीडियो को हम कई बार पीछे पीछे करके आराम से समझ सकते हैं। बिल्कुल बेटा, वी कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। ठीक है, हमें पता है आपको क्या चाहिए, इसलिए आपके लिए तो किया है ये सब कुछ मैग्नेट ब्रेन्स ने। ठीक है, ओके। सीबीएसई हिंदी मीडियम पर गए, आपके सारे सब्जेक्ट हैं। अब आपको इन विषयों में से क्या पढ़ना है, कौन से वीडियो देखना है? हिंदी के। ओके, हिंदी पर क्लिक कर दीजिए। हिंदी पर जब आप क्लिक करेंगे तो सामने आपके आ जाएगा स्क्रीन पर बहुत सारे टॉपिक्स, अर्थात हिंदी विषय से संबंधित आपको क्या देखना है। क्या आप एनसीईआरटी पर आधारित संपूर्ण पाठ्यक्रम देखना चाहते हैं, या फिर देखना चाहते हैं विषय का संपूर्ण विवरण की आखिर है क्या इसमें, या फिर आप सभी चैप्टर्स का क्रम अनुसार सार देखना चाहते हैं, या देखना चाहते हैं आप एनसीईआरटी समाधान या प्रश्न अभ्यास, बहुविकल्पीय प्रश्न, क्या देखना है? सब कुछ यहाँ है।
क्या देखना है सबसे पहले? पाठ्यक्रम। बड़े होशियार हैं आप तो, बहुत बढ़िया। पाठ्यक्रम देख लेंगे तो सब कुछ अपने आप समझ में आ ही जाएगा। आ जाइए, पाठ्यक्रम पर क्लिक कर दिया हमने। पाठ्यक्रम पर क्लिक करते ही आपके सामने एक वीडियो आ जाएगा जिसमें आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तकों, चारों पाठ्य पुस्तकों का संपूर्ण विवरण दिया है एक ही वीडियो में। यस प्यारे बच्चों, चारों पुस्तकों का विवरण एक ही वीडियो में, 4 in 1। अब कहेंगे 4 बुक्स? नो, आपको नहीं पढ़ना है 4 बुक्स। यदि आपके स्कूल में, क्योंकि एनसीईआरटी ने 2 कोर्स दिए हैं ना हिंदी के भी, कोर्स ए और कोर्स बी। यदि आपके स्कूल में चलता है कोर्स ए तो आपकी पाठ्य पुस्तिकाएं रहेंगी क्षितिज मेन बुक और कृतिका पूरक पाठ्य पुस्तिका, ठीक है, सप्लीमेंट्री। यदि आपके यहाँ कोर्स बी चलता है तो आपकी रहेगी स्पर्श और संचयन। अब क्षितिज में कितने चैप्टर्स हैं, कितनी कविताएं हैं, कितनी कहानियां हैं, गद्य खंड में क्या है, काव्य खंड में क्या है, कृतिका में कितने चैप्टर, क्या दिया है कृतिका में क्या होगा, सब कुछ जानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे इस वीडियो के दौरान। स्पर्श में कितने हैं, संचयन में कितने चैप्टर हैं, कौन है उनके लेखक, कौन है उनके कवि, सबका जवाब, आपके हर एक प्रश्न का उत्तर मिलेगा यहाँ। तो मेरे बच्चों, ध्यान पूर्वक अच्छे से एकाग्रचित होकर कंसंट्रेशन के साथ वीडियो देखिएगा, और जब आप वीडियो देख लेंगे ना तो आपको निश्चित रूप से सब कुछ समझ में आ जाएगा। वीडियो देखते देखते लाइक करना नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और आई होप, बिल्कुल एंड आई प्रॉमिस कि आपको समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा, मजा भी आएगा। तो फिर शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आप जितने स्मार्ट बच्चे हैं अपने दोस्तों को भी थोड़ा सा बना दीजिए, क्योंकि आप तो बड़े अच्छे बच्चे हैं, शेयर कर दीजिए। अब मैं आपको बता दूं एक और बात कि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लाया है क्या, स्कूल की शिक्षा कक्षा 6वीं से 12वीं तक 100% फ्री। कुछ मिलता है 100% फ्री? कुछ नहीं मिलता बेटा। तो यहां पर आपके लिए सब कुछ फ्री है, कोई आपको पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। कभी हम आपसे नहीं कहेंगे कि अब बस अब हम वीडियो स्टॉप करते हैं, अब आपको पैसे देने होंगे। नो, नेवर, कभी नहीं, कभी भी नहीं कहेंगे हम आपसे कि आप पैसा दीजिए और फिर वीडियोस देखिए। आपके लिए हमेशा वीडियो रहेंगे फ्री। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स पर। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।